नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सट्रीम पॉवर्टी पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा डिस्कशन इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख हाउ चाइना रिड्यूस्ड पॉवर्टी लेसन्स फॉर इंडिया पर आधारित है। आज की चर्चा में हम जानेंगे कि एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या होती है और इसकी गणना कैसे की जाती है। साथ ही साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जीडीपी नॉमिनल और जीडीपी इन पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी ये क्या होती है। चाइना ने एक्सट्रीम पॉवर्टी अर्थात चरम गरीबी या अत्यधिक गरीबी को कैसे दूर किया, अन्य तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना डिस्कशन। सबसे पहले हम लोग खबर देख लेते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने वैश्विक गरीबी पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिव कोर्सेस जारी की। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 ने जहां जीवन भर का आर्थिक झटका दिया है, वहीं रसिया यूक्रेन युद्ध ने ऊर्जा और खाद्य की कीमतों को उछालकर हालात और भी बदतर कर दिए हैं। इन विकट परिस्थितियों ने चरम गरीबी उन्मूलन को लगभग असंभव सा बना दिया है। अब आइए जानते हैं कि ये अत्यधिक गरीबी क्या होती है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक विशेष उपभोग स्तर द्वारा अत्यधिक गरीबी को परिभाषित करता है। इसे गरीबी रेखा कहा जाता है और यह 2.15 अमेरिकी डॉलर आंकी गई है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 2.15 डॉलर प्रतिदिन से कम पर जीवन यापन करने वाला कोई भी व्यक्ति अत्यधिक गरीबी में रहने वाला माना जाता है। 2019 में वैश्विक स्तर पर लगभग 648 मिलियन लोग इस स्थिति में थे। आप यहाँ पर एक बात आप समझिए पहले कि अगर आप इस की मेंटली कैलकुलेशन कर रहे हैं मौजूदा विनिमय दर से, तो मौजूदा दौर में मान लीजिए कि $1 की कीमत 82 रुपये है। तो अब अगर इसे हम लोग देखें तो 82 मल्टीप्लाई बाई 2.15, तो ये लगभग 176 रुपये के आसपास आता है। अब अगर इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये गणना गलत होगी साथियों। ये गणना गलत इसलिए होगी क्योंकि 2.15 डॉलर का जो स्तर निर्धारित किया गया है वो पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर निर्धारित किया गया है। अब ये पीपीपी क्या होता है, आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये शब्द आप कई बार सुनते होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में। इसको हम लोग एक उदाहरण के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक वस्तुओं की कीमतें अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होती हैं। अलग अलग इसलिए होती हैं साथियों क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग ये अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग होती है। अब मान लीजिए कि एक खिलौने की कीमत जो है वो यूएसए में $5 है। एक खिलौने की कीमत कितनी है यूएसए में? $5 है। तो अब इसकी भारत में जो कीमत होनी चाहिए अगर मौजूदा रेट से देखें तो 82 × 5 यानी कितना आ जाएगा, ये 410 रुपये होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन भारत में ये इतनी कीमत तो होगी नहीं क्योंकि यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग दूसरा है। मान लीजिए कि भारत में जो कीमत है वो 100 रुपये आती है इसी खिलौने की, सेम टू सेम। अब अगर इन दोनों मूल्यों का हम लोग कंपैरिजन करें तो जो रेट निकल कर आएगा उसे कहते हैं पीपीपी। तो आइए कंपैरिजन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि हमारा ये 100 रुपये था, अब वहाँ पे यूएसए में $5 था। तो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो 100 रुपये अपॉन $5, तो ये कितना आ जाएगा 20 रुपये प्रति डॉलर। यानी कि $1 की कीमत भारतीय संदर्भ में वो 20 रुपये है। बात क्लियर हो गई। जबकि मार्केट एक्सचेंज रेट में $1 कितने का था हमारा, वो 82 रुपये है। अभी जो मौजूदा दौर में चल रहा है ये लगभग 82 रुपये है। इस उदाहरण में मैंने सिर्फ एक खिलौना लिया है। वास्तव में इसमें बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये भी ली जाती हैं। गुड्स एंड सर्विसेज ये जितनी की सारी वस्तुएं एक आम आदमी अपने दैनिक जीवन में उपभोग करता है, ठीक है, इसमें सब कुछ कवर किया जाता है। और पीपीपी की जो तुलना है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा की जाती है, विश्व बैंक द्वारा की जाती है। बात क्लियर हुई। अब ये जो तुलना है विश्व बैंक द्वारा की जाती है और यह हर एक देश की कंपैरिजन करता है। तो भारत में अगर मौजूदा रेट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
तो ये 23.14 रुपए के आसपास है। और ईरान इस्लामिक रिपब्लिक ये सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आंकड़े हम भारतीय संदर्भ में बात करेंगे तो हमारे यहाँ की ये मौजूदा रेट कितनी है, 23.14 रुपए। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो 2.15 को अगर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 23 दूना ये लगभग 46 रुपए आता है। अगर कोई व्यक्ति 46 रुपए से कम खर्च करता है तो उसे अत्यधिक गरीबी में रहने वाला माना जाता है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसे ही जीडीपी की तुलना भी की जाती है, आइए उसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले जीडीपी को जान लेते हैं। वैसे इसे मैंने कई बार बताया है आपको, चलिए एक बार फिर से समझते हैं। तो एक देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित होने वाली सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों का समग्र योग, वही क्या कहलाता है, हमारा जीडीपी कहलाता है। और विस्तार से जानने के लिए इसमें किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं, किन को नहीं शामिल करते हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट अवश्य चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे ढंग से उसमें सारी बातें क्लियर की गई है। तो जीडीपी नॉमिनल की अगर हम बात करते हैं, जिसे नाम मात्र का जीडीपी कहते हैं, तो जीडीपी नॉमिनल के मामले में आपने भी सुना होगा कि हमने ब्रिटेन को पछाड़कर 5वां स्थान प्राप्त किया है। तो जीडीपी नॉमिनल के मामले में भारत 5वां स्थान है। वहीं पीपीपी के मामले में अगर बात करें, जीडीपी इन पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर, तो यहाँ पर हमारा स्थान जो है वो 3रे नंबर पर हम लोग आते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब ये अंतर कैसे आ रहा है, आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा, इसको ही समझना है। तो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। मान लीजिए कि 2021 में हमने 10 साबुन और 10 खिलौने उत्पादित किए। अब मान लीजिए कि एक साबुन की कीमत जो है वो 10 रुपए है और एक खिलौने की कीमत वो 50 रुपए है। अब अगर इस हिसाब से हम अपनी जीडीपी देखें तो हमारी टोटल जीडीपी कितना आ जाएगी, 10 गुणे 10 और ये 50 गुणे 10, तो ये 600 रुपए आ गई। बात क्लियर हुई। ऐसे ही जो प्रत्येक देश है, चाहे नेपाल हो, चाइना हो, ये सब अपनी अपनी करेंसी में अपनी जीडीपी निकालते हैं। तो इस तरीके से जब अलग अलग कंट्रीज अपनी ही करेंसी में जो है जीडीपी निकालेंगे तो इसमें समस्या ये आ जाएगी कि हम अपनी जीडीपी की दूसरे देशों से तुलना नहीं कर सकते हैं। तो मौजूदा दौर में डॉलर का ही वर्चस्व है, तो इसको हमें डॉलर में कन्वर्ट करना होगा। इसीलिए हमें नॉमिनल एवं पीपीपी की आवश्यकता होती है। ये बात मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी। बहरहाल जो मौजूदा दर है, जैसे मान लीजिए कि $1 इज इक्वल टू कितना है हमारा, 82 रुपए है। हम अपने भारतीय संदर्भ में ही बात कर रहे हैं। तो इस जीडीपी को जो हमारी ये 600 रुपए आई है, इसको अगर हम लोग डॉलर में कन्वर्ट करें तो डेटा तो थोड़ा सा गंदा है, लेकिन चलिए देख लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये नियर अबाउट 7.3 के आसपास आना चाहिए। आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो वैसे उम्मीद है कि ये भी बढ़िया ही होगा इतना। तो ये जो $7.3 आया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा नॉमिनल जीडीपी हो गया साथियों, नाम मात्र का जीडीपी। बात क्लियर। अब इसमें समस्या ये है, ये जो कैलकुलेशन हमने की है इसमें हमने क्या नहीं देखा है, हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग को नहीं ऐड किया है। यहाँ मैंने जो उदाहरण लिया है उसमें साबुन की कीमत कितनी है, 10 रुपए है, और एक खिलौने की कीमत उसको कितना मानी है हमने, 50 रुपए है। तो अब अमेरिका में हो सकता है कि जो साबुन की कीमत हो 50 रुपए हो, एक साबुन की कीमत मान लेते हैं, मानने में कुछ नहीं जा रहा है, और एक खिलौने की कीमत मान लीजिए कि वो 200 रुपए हो सकती है। अब इसी कॉस्ट ऑफ लिविंग का डिफरेंस दूर करने के लिए हम इसको किसमें निकालते हैं, पीपीपी में निकालते हैं। जैसे मान लीजिए, अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं इसको समझाने के लिए, कि एक कप चाय की कीमत जो है मान लीजिए यूएसए में $1 है, ठीक है, और वही चाय हमको हमारे भारत में मान लीजिए कि ठेले पर पीते हैं तो 5 रुपए में मिल जाती है। अब इसी $1 से आपको अमेरिका में कितनी कप चाय मिल रही है, एक ही कप चाय मिल रही है। वहीं भारत में अगर हम लोग लगभग देखें तो ये 16 कप के आसपास आपको चाय मिल जाएगी। 16.4 आएगा वैसे डिवाइड करने पे, लेकिन अब 0.4 का कोई मतलब तो है नहीं, तो 16 कप हम मान लेते हैं एक परफेक्ट नंबर। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो इंडिया में अमेरिका की तुलना में काफी चीप है, सस्ती है। तो स्पष्ट है कि जीडीपी नॉमिनल सही आंकड़ा नहीं दिखाता है।
इसीलिए हमको किसकी आवश्यकता होती है, इसलिए हमको जीडीपी इन पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समता की आवश्यकता पड़ती है। तो इस विधि में हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि $1 जो मौजूदा दौर में 82 रुपए है उसको नहीं ले रहे हैं। हम लोग इसमें कितना लेंगे, $1 इज इक्वल टू 5 रुपए मान लेते हैं। अभी तो मौजूदा दौर में फिलहाल 23.14 चल रहा है। मैं आपको उदाहरण लेके समझाने की बात कर रहा हूँ, आंकड़ों पर मत जाइए, सैकड़ों बार मैंने आपको बता रखा है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझिए। तो अगर हम लोग अब यहाँ पर अपनी जीडीपी को देखें, हमारी जीडीपी कितना आई थी, 600 रुपए आई थी। तो अब अगर उसको हम लोग 5 से डिवाइड कर दें तो ये कितना आ जाएगा, $120 आ जाएगी। बात क्लियर है? यही कारण है कि जीडीपी नॉमिनल कम आती है और जीडीपी इन पीपीपी ये ज्यादा आती है। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, ये जो पीपीपी में हम लोग जीडीपी निकालते हैं, इसमें समस्या ये आ जाती है कि इसकी गणना मुश्किल होती है। भाई बहुत सारी वस्तुएं हैं, ये चाय कॉफी और खिलौना साबुन इतना ही देश थोड़ी उत्पादित करता है, बहुत सारी चीजें उत्पादित करता है, तो कितनी सारी वस्तुओं का निकाला जाएगा। लेकिन एक बात तो ये स्पष्ट है कि तुलनात्मक रूप से सही तस्वीर जो है वो जीडीपी इन पीपीपी द्वारा ही प्रदर्शित की जाती है। अब कौन सा मेथड सही है, कौन सा मेथड गलत है, इसमें अर्थशास्त्री अपना वाद विवाद करते रहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं वो इसी को बेस्ट मानते हैं, ये सटीक आंकड़ा प्रदर्शित करता है, कुछ लोग नॉमिनल को ही सही मानते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग अपनी जो आज की चर्चा है चरम गरीबी, उसको भी केंद्र में रखते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जिसके बिना आपको करंट अफेयर्स पढ़ने में समस्या आ जाएगी, इसीलिए पहले स्टैटिक पोर्शन आप अच्छे ढंग से क्लियर करिए। इकोनॉमी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब कुछ बहुत ढंग से समझाया गया है, आप अवश्य विजिट करें। आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं आज की चर्चा के लिए। जितना आवश्यक था मैंने आपको बता दिया है। अब ये समय के साथ जो वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा को समय समय पर संशोधित किया जाता है। पहली अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा $1 प्रतिदिन का निर्माण 1990 में 1985 की कीमतों का उपयोग करके किया गया था। इसके बाद 1993 में इसे $1.08 प्रतिदिन के हिसाब से रखा गया था। 2005 में $1.25 प्रतिदिन के हिसाब से, वहीं 2011 में $1.90 प्रतिदिन तक इसे बढ़ा दिया गया था। और ये जो मौजूदा रेट हमने लिया है $2.15, ये 2017 की कीमतों पर आधारित है। बहुत से लोग अभी भी 1.9 ही कैलकुलेट करते हैं, शायद आंकड़े को अपडेट नहीं करते हैं। चलिए खैर, आप लोग समझदार हैं। तो अब आइए जानते हैं कि विश्व बैंक ने भारत के गरीबी के स्तर के बारे में क्या कहा है। तो विश्व बैंक के अनुसार भारत सबसे अधिक गरीब लोगों वाला देश है। ये चिंता की विषय है और साथ ही साथ थोड़ा शर्म की भी बात है। इससे भी बुरी बात यह है साथियों कि जब विश्व बैंक ने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के डेटा का इस्तेमाल किया तो उसने पाया कि 2020 में घोर गरीबी में अर्थात अत्यधिक चरम गरीबी में रहने वालों की संख्या में 56 मिलियन अर्थात 5.6 करोड़ की वृद्धि हुई थी। ये आंकड़ा दुनिया भर में कुल 70 मिलियन का लगभग 80% है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस अनुमान के अनुसार दुनिया में हर 10 में से 8 भारतीय लोग कोविड-19 की वजह से चरम गरीबी में धकेल दिए गए हैं। हालांकि भारत की समस्या केवल ये नहीं है कि यहाँ दुनिया में सबसे अधिक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं। विश्व बैंक के अनुसार लगभग 600 मिलियन भारतीय प्रतिदिन के खर्च $3.65 अर्थात 84 रुपए, वही आप कैलकुलेट करके देखिएगा, जो आता है हमारा 23.14 रुपए, तो वो आपको मिल जाएगा 84 रुपए, उससे कम पर जीवित रहते हैं। यानी कि प्रतिदिन का खर्चा उनका 84 रुपए से कम है। अब कई लोग इन आंकड़ों को आंशिक रूप से नकारना या विवाद करना चाहते हैं, क्योंकि विश्व बैंक किसका डेटा इस्तेमाल करता है, वो CMIE का डेटा इस्तेमाल कर रहा है। तो लेकिन समस्या क्या है कि CMIE का डेटा ही उसको उपयोग इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि 2011 के बाद से गरीबी का कोई ऑफिशियल अनुमान उपलब्ध नहीं है। सरकार ने डेटा गुणवत्ता के बारे में चिंताओं के कारण 2017-18 का जो NSS का आंकड़ा है उसे जारी नहीं किया था, उसको लेकर नकार दिया था कि ये आंकड़े वह गलत है, सही इस पे ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं की गई है। इसके अलावा भारत में गरीबी के पूर्ण स्तर का अनुमान हालांकि अनौपचारिक रूप से कोविड से पहले भी बढ़ रहा था, उस पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे हम लोग।
और यूक्रेन में जो युद्ध हुआ इसमें भारतीयों को और अधिक गरीब बना दिया है। अब आइए जानते हैं कि भारत किससे सीख सकता है। पिछले एक हफ्ते में जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, बीजेपी की पेरेंट्स बॉडी है, उसने भी स्वीकार किया कि भारत 3 गंभीर और बढ़ती समस्याओं का सामना कर रहा है। उसके जो एक महान पदाधिकारी हैं, दत्तात्रेय होसबोले जी शायद, तो उन्होंने ये मुद्दा रेज किया था कि व्यापक बेरोजगारी है यहाँ पर, बढ़ती हुई असमानता है और गहरी गरीबी है। और साथ ही साथ जो हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने भी इस बात को लेकर चिंता जाहिर की थी। और ऐसा होना भी चाहिए एक डेमोक्रेसी में। खैर, यहाँ पर वास्तव में मुख्य बिंदु और भी हैं। उनमें से जैसे समस्याएं जो है वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी जीत से हल नहीं होंगी, उन्हें वास्तविक नीति समाधान की आवश्यकता होगी। ये जो समस्याएं हमारे सामने मौजूद हैं, आप चुनाव जीत लीजिए, उससे उसका हल नहीं होने वाला है। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने नारा दिया था, जैसे इंदिरा जी ने एक बार नारा दिया था गरीबी हटाओ, लेकिन अभी भी कोई वास्तविक नीतियां नहीं बनाई जा रही हैं। सही नीतियों के बिना भारत का जो जनसांख्यिकीय लाभांश है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो एक जनसांख्यिकीय बम की तरह दिख रहा है। मतलब इतनी सारी आबादी है, सबका अगर पोटेंशियल सही से यूज किया जाए तो हम लोग बहुत ही आगे जा सकते हैं। सबसे युवा देश हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन अब बेरोजगारी इस स्तर पर है कि उस जनसंख्या का कोई लाभ नहीं दिख रहा है हम लोगों को। लेकिन एक देश ऐसा है, चाइना, जो न केवल जनसंख्या के आकार के मामले में भारत के बराबर है, बल्कि ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व गति और व्यापक पैमाने पर गरीबी को कम करने के लिए उसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। चीन ने जो किया है उसे समझने से भारतीय नीति निर्माताओं को कुछ सुराग मिल सकते हैं कि कैसे उसने अपनी गरीबी को रिड्यूस किया है। अगर उसके बारे में अध्ययन किया जाए तो उस हिसाब से नीतियां बनाकर शायद हम लोग भी अपनी गरीबी को कुछ हद तक दूर कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि चीन ने हासिल क्या किया है। अन्य विकासशील देशों को सबक प्रदान करने के इरादे से विश्व बैंक और चीन के वित्त मंत्रालय ने 2019 में यह समझने के लिए एक अध्ययन किया कि चीन ने क्या हासिल किया है और कैसे किया है। यह अध्ययन अंततः इस साल की शुरुआत में प्रकाशित हुआ था। विश्व बैंक ने पाया कि 1978 और 2019 के बीच चीन की गरीबी की संख्या 770 मिलियन से घटकर 5.5 मिलियन हो गई। अमूलचूल परिवर्तन है साथियों ये। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो चीन ने पिछले 4 दशकों में 76.5 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि चाइना ने पिछले 40 वर्षों में औसतन हर साल 19 मिलियन 1.9 करोड़ गरीब लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है। ऐसा करने में चाइना ने इस अवधि के दौरान अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या में वैश्विक कमी का लगभग 75% हिस्सा कवर किया है। 2021 में चाइना ने घोषणा की कि उसने राष्ट्रीय गरीबी सीमा के अनुसार अत्यधिक गरीबी को मिटा दिया है। 1978 से 765 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है और यह कि उसने सभी तरह से एक समृद्ध समाज का निर्माण किया है। चीन में दशकों की प्रगति कल्याण के अन्य उपायों में पर्याप्त सुधारों में भी परिलक्षित होती है। जैसे जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा थी 1978 में वो 66 वर्ष थी और वो 2019 में बढ़कर 77 वर्ष हो गई है। शिशु मृत्यु दर 1978 में 52 थी, अब वो गिरकर 2019 में प्रति 1000 शिशुओं पर 6.8 हो चुकी है। हर एक मामले में चाइना इंप्रूव कर रहा है। चीन में शिक्षा की उपलब्धियां भी 1978 से पहले अपने समकक्षों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक थी। 1978 की बात है और तब से आज भी वो आगे बढ़ रही हैं लगातार, क्योंकि देश ने बुनियादी और माध्यमिक शिक्षा को सार्वभौमिक यूनिवर्सल बनाया है, यानी सबके लिए अनिवार्य है वो। अब आइए जानते हैं कि चाइना ने यह सब कारनामा कैसे किया है। तो मुख्य निष्कर्ष के तौर पर यह हम कह सकते हैं कि चीन की गरीबी कम करने की सफलता मुख्य रूप से 2 स्तंभों पर निर्भर थी। आइए समझते हैं इन दोनों स्तंभों को। पहला स्तंभ ये है कि तीव्र आर्थिक विकास उसने किया, जो व्यापक आधारित आर्थिक परिवर्तन द्वारा समर्थित था, जिसने गरीबों के लिए एक नए आर्थिक अवसर प्रदान किए और औसत आय में वृद्धि की। मतलब पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। चूंकि आप जानते हैं एक दलीय प्रणाली है, अभी हाल ही में हमने उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था कि कैसे चाइना का पूरा सिस्टम काम करता है। तो वहां पर कोई विरोध वगैरह उस तरीके से नहीं देखने को मिलता है। उसको जहां लगता है कि ये जो
गांव है या कोई भी पर्टिकुलर रीजन है, वहाँ पर नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो उसके बगल कहीं पर फिर जो है वो एक पूरा अच्छी खासी बिल्डिंगें, अच्छे खासा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देता है। फिर वहाँ के लोगों को उठाकर जो है वहाँ पर फोर्सफुली शिफ्ट कर दिया जाता है, और ऐसा करने में उसको कोई समस्या नहीं आती है। ठीक है, तो जिस तरीके से चाहे जिस तरीके से चाहे उस तरीके से जो है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है। तो एक बात तो ये हो गई। अब हमारे यहाँ थोड़ा सा मामला जो है वो लोकतांत्रिक प्रणाली होने की वजह से वो डिले हो जाता है। जैसे हमको कई बार जो है वो डैम वगैरह बनाना पड़ता है, तो उसमें सो कॉल्ड इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज जो है वो अड़ंगा लगाते रहते हैं, तो ये सारी बातें होती रहती हैं। तो हम उस तरीके से तो काम नहीं कर सकते हैं फिलहाल, क्योंकि हम क्या है, लोकतंत्र है, यहाँ पर सभी की भावनाओं का सम्मान किया जाता है और वहाँ पर कुछ नहीं है। अब तो आप जानते ही हैं कि अपने लोगों पर टैंक चला देने की आदत है चाइना की। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि तीव्र आर्थिक विकास की वजह से वो आगे निकल चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की गरीबी कम करने की जो कहानी है वो मुख्य रूप से विकास की कहानी है, लेकिन तेजी से और निरंतर आर्थिक विकास के साथ साथ एक व्यापक आर्थिक परिवर्तन भी हुआ है वहां पर। दूसरे शब्दों में कहें तो कृषि क्षेत्र में सुधार शुरू हुए, जहां गरीब लोगों को बाजार प्रोत्साहन, मार्केट इंसेंटिव की शुरुआत से जुड़े उत्पादकता में सुधार से सीधे लाभ देखने को मिलता है। कम कुशल श्रम प्रधान उद्योगों के विकास ने कृषि से मुक्त श्रमिकों के लिए रोजगार का एक स्रोत प्रदान किया। जो लोग कृषि नहीं करते थे उनके लिए चाइना ने अल्टरनेट व्यवस्था की, जिससे उनको रोजगार मिल सके। शहरीकरण ने प्रवासियों को नए शहरों में नए अवसरों का लाभ उठाने में मदद की, और प्रवासी स्थानांतरण ने गांव में शेष अपने रिश्तेदारों की आय को बहुत आगे बढ़ाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने की स्थिति में सुधार किया, साथ ही उन्हें शहरी और निर्यात बाजारों से भी जोड़ा गया। भारत के दृष्टिकोण से यहाँ ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो भी सुधार किए गए हैं वो सारे के सारे क्रमिक थे, क्रम से सुधार किए गए। ऐसा नहीं कि जो है कहीं पे कुछ भी किया जा रहा है। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए चीन द्वारा अपनाया गया क्रमिकतावाद, कृषि और औद्योगिक उत्पाद बाजारों के उदारीकरण, प्रवासन और शहरीकरण की ओर प्रबंधित दृष्टिकोण और अन्य बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में प्रमुख संपत्तियों के स्वामित्व और संसाधन के आवंटन में राज्य की एक बहुत बड़ी भूमिका है। कम्युनिस्ट कंट्री है, तो आप जानते हैं, हमने आपको अपनी इकोनॉमी की क्लास में बताया है कि जो कम्युनिस्ट कंट्री होती है वो स्वयं कंट्रोल करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अभी रिसेंटली जैसे जैकमा की कंपनी अलीबाबा के ऊपर भी शी जिनपिंग द्वारा क्रैकडाउन किया गया था, टेंसेंट कंपनी द्वारा भी उस पर क्रैकडाउन किया गया था। तो सारा कुछ वो अपने हाथ में सरकार कंट्रोल करना चाहती है। ये कम्युनिस्ट शासन की एक प्रमुख विशेषता है। दूसरे स्तंभ की अगर बात की जाए तो लगातार गरीबी को कम करने के लिए सरकारी नीतियां बनाई गई, जो शुरू में भौगोलिक और आर्थिक अवसरों की कमी से वंचित क्षेत्रों को लक्षित करती थी, जिस पर मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया। लेकिन बाद में गरीब परिवारों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, चाहे उनका स्थान कुछ भी हो, चाहे वो जहां रह रहे हो, उनके लिए भी आर्थिक सुधार के कार्यक्रम लागू किए गए चाइना के द्वारा। व्यापक आर्थिक सुधारों को नीतियों और कार्यक्रमों द्वारा पूरक बनाया गया, जो सीधे गरीबी उन्मूलन पर लक्षित थे, जिनका टारगेट सिर्फ क्या काम करना था, गरीबी उन्मूलन करना था। चीन की गरीबी उन्मूलन रणनीति को विकास उन्मुख के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसका अर्थ यह है कि गरीबी से बचने के साधन के रूप में आर्थिक अवसर पैदा करना। इन नीतियों का एक घटक गरीब परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की नीतियां थी। सोशल सिक्योरिटी की भी पॉलिसी वहां पर बनाई गई, और इनमें सामाजिक सहायता, सामाजिक बीमा, सामाजिक कल्याण और अन्य लक्षित सामाजिक नीतियों में विशिष्ट कार्यक्रम भी चलाए गए। इसके अलावा दो अन्य प्रमुख कारक भी हैं। अगला कारक यह है कि विश्व बैंक कहता है कि चीन की सफलता प्रभावी शासन, इफेक्टिव गवर्नेंस से लाभान्वित हुई है, जो विकास रणनीति के सफल कार्यान्वयन के साथ साथ लक्षित गरीबी को कम करने की नीतियों के विकसित होने की कुंजी थी। इफेक्टिव शासन, इफेक्टिव गवर्नेंस, ठीक है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। चीन को अपनी अर्थव्यवस्था खोलने के दौरान कुछ अनुकूल प्रारंभिक स्थितियों से भी लाभ हुआ। चाइना ने अपनी जो इकोनॉमी है वो हमसे पहले ही खोल दी थी, तो 80 के दशक में उन्होंने अपनी जो है
इकॉनमी ओपन की थी। तो हम लोग 1991 में अपनी पॉलिसी को ओपन किए, चेंज किए। तो हमने LPG रिफॉर्म 1991 में लाया, वो जबकि 1980 के दशक में ला चुका था। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। उस समय स्थितियाँ चाइना के अनुकूल थी। तो जैसा कि अपेक्षाकृत उच्च स्तर की मानव पूंजी, जिसे व्यापक रूप से बाजार में सुधार के बाद नए आर्थिक अवसरों से तेजी से लाभान्वित करने के लिए आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में मान्यता प्राप्त है। और एक बात आपको बता दें, अगर आप अभी जो है जयशंकर साहब का बयान सुने हो तो उन्होंने कहा था कि ये हमारी जो है बहुत बड़ी गलती थी, हमको भी अपनी जो इकॉनमी है वो और पहले ही ओपन कर देनी चाहिए थी। खैर, तो ये था आज का डिस्कशन साथियों। आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर अवश्य ही करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।